वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसको ज़रा समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। राइट, सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं? एक बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है जिसको आम तौर पर काफ़ी दफ़ा बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है सस्टेनेबिलिटी का? देखिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना नहीं है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आपके अराउंड, पूरी दुनिया में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड बहुत सी अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सी अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। उन सब अनसर्टेनिटीज के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या सस्टेन कर सकती है या नहीं, इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है? क्या उन सब अनसर्टेनिटीज के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर सकती है कि नहीं, ये है सस्टेनेबिलिटी। और इसके ऊपर अब हम स्टैंडर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, जिन स्टैंडर्ड्स ने क्या कहा है कि आपने इस चीज़ को डिस्क्लोज करना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सस्टेनेबल है। यानी कि अनसर्टेनिटीज के अंदर, अनसर्टेनिटीज क्या है? मिसाल के तौर पे कोविड, मिसाल के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वॉर्स। तो ये सब कुछ हमारे सामने हमें नजर आ रही है चीजें जो दुनिया में हो रही हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या सरवाइव कर पाएंगी, क्या सस्टेन कर सकती हैं या नहीं, इसके ऊपर डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे अब से। ठीक है? जिसके ऊपर स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, IFRS S1 एंड IFRS S2। ठीक है, डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है जी। सो भाई, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई। बोले बता दूं, विल माय ऑर्गेनाइजेशन sustain in these uncertainties or not? ठीक है? इसके ऊपर हमें डिस्क्लोजर्स देने, और उन डिस्क्लोजर्स को कैसे डिस्क्लोजर्स देने हैं उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि भाई इन स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है? ये IFRS S1, IFRS S2 क्यों बनाए गए? राइट, इनकी जरूरत क्यों पेश आई? तो कहता है कि इन रिसेंट ईयर्स there has been a growing awareness of sustainability related risks and opportunities। देखिए, जिस तरह मैंने आपका अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस हैं, ठीक है, कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं, ट्रेंड फैशन के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, लोगों की प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लीगल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, वॉर्स की सिचुएशन है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ों के कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए रिस्क हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ठीक है? तो रिसेंट ईयर में क्या कहता है कि इसके बारे में ना काफ़ी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क के बारे में, और उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स which these may have on entities current and future financial position, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लोज। कहता है इन सब के जो मामलात होते हैं, इनके कंपनी के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ रहे होते हैं। कंपनी की किस चीज़ के ऊपर? फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर और कैश फ्लोज के ऊपर। करंट ईयर में भी पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। ठीक है? इन तमाम की तमाम जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो ये इस तमाम के तमाम रिस्क से रिलेटेड कंपनी क्या कर रही है कि अपने आप को सस्टेन कर सके। ठीक है? उसके हवाले से हमें डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो कहता है इन्वेस्टर्स रिक्वायर हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन अबाउट दीज रिस्क। इन्वेस्टर्स को इन रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब वो मामला नहीं रहा कि इन्वेस्टर बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स देख के और चेंज इन इक्विटी और कैश फ्लोस देख के खुश हो जाएगा और वो कहेगा बस ठीक है जी, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। वो देखना चाहता है कि भाई जहां मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्या वो एक सस्टेनेबल बिजनेस है, क्या वो इन फ्यूचर चलेगा भी या बस ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि अगर कंपनीज इन रिस्क को नहीं डील करेंगी, टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज नहीं करेंगी और इसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं करेंगी फ्यूचर को, तो भाई वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी।
ठीक है, तो इन्वेस्टर के लिए ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती जा रही है कि इन तमाम अनसर्टेनिटीज के अंदर भी कौन सी कंपनीज हैं जो अब इस तरीके से काम कर रही हैं कि वो सस्टेन कर सकें। सही है। तो इन्वेस्टर रिक्वायर्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन अबाउट दीज रिस्क एज वेल एज पोटेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज भी तो हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर रिस्क है तो टेक्नोलॉजिकल चेंज अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी खुलती हैं जब इस तरह के मामला होते हैं, और बहुत से रिस्क भी होते हैं। राइट। अब इस तरह ये मिसाल के तौर पे हम बायकॉट की बात कर लेते हैं, तो इससे बहुत सी कंपनीज को रिस्क भी में भी गई है और बहुत सी को अपॉर्चुनिटीज भी मिली। ठीक है, वॉर्स की सिचुएशंस होती हैं तो उससे बहुत सी इंडस्ट्रीज का के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है, लाइक जो आपकी असलहा बनाती हैं। ठीक है, और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं वो, उनको काफी सारे रिस्क भी लाक हो जाते हैं। सो व्हेन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, investor require high quality information about these risks and opportunities. Although sustainability has become increasingly prominent, and uh, proliferation of different voluntary reporting standards and framework has caused fragmentation and has limited usefulness of information provided. तो कहता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है ना, अब उसके अंदर यूजर हमसे चाह रहा है कि हम इन चीज़ों के बारे में भी रिपोर्ट करें। तो कहता है आईएफआरएस फाउंडेशन ने ये सोचा कि information needs of investors are not being met, वो पूरी नहीं हो रही। In this response, they founded the Financial Standards International Sustainability Standard Board, और उन्होंने एक नया बोर्ड बनाया। ठीक है, तो हमें एक तो चीज यहाँ से ये पता लगती है कि भाई जरूरत क्या थी, नीड ऑफ सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या थी, जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है, नंबर वन, भाई क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और उसके इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, उसके जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, नंबर टू, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंपनीज जो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रही हैं, एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि क्या आप रिसोर्सेज इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहेंगे। ठीक है, एक एक कुछ कंपनीज हैं वो पानी से अगर प्रोडक्शन कुछ कर रही हैं, कुछ पेट्रोल यूज कर रही हैं, कुछ कोल यूज कर रही हैं, इन तमाम के तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर एक वुड यूज कर रही है, अगर तमाम के तमाम दरख्त काट लिए जाएंगे तो फ्यूचर में सर्वाइव कैसे किया जाएगा। ठीक है, और उससे जो पोल्यूशन और जो इन्वायरमेंट डैमेज होगा, उस ये तमाम की तमाम चीजें अब इम्पोर्टेंट, और यूजर इनको जानना चाहता है कि कौन सी कंपनी इस तरीके से काम कर रही है। क्यों जानना चाहता है, अब मजीद इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी इतनी ज्यादा क्यों इस हवाले से सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेकर ही अगर देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो भी क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आगे देखते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि क्यों जरूरत है भाई, इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने देख लिया। ठीक है, तो नीड हमें काफी हद तक समझ आती है। अब जरा बात करते हैं जो भी वहाँ पे फाउंडेशन की बात कर रहा है। हमें पता है कि एक हमारे पास है आईएफआरएस फाउंडेशन, और उसके अंदर पहले होता था एक बोर्ड जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी। अभी भी है। ये बोर्ड क्या करता है, ये आईएएस बनाता था, आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और आजकल क्या कर रहा है, आईएफआरएस बना रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि आईएएस खत्म हो गए। ठीक है, तो अब उनकी जगह रिप्लेस होते जा रहे हैं, आईएफआरएस आते जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, वो आईएएस और आईएफआरएस बनाता है। अब आईएफआरएस फाउंडेशन ने एक और बोर्ड बनाया है, एक और बोर्ड बनाया है, और उस बोर्ड का नाम क्या रखा है, आईएसएसबी, ये वाला सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएसएसबी। एक नया बोर्ड बनाया है आईएसएसबी नाम से, और इस बोर्ड ने फर्दर फिर दो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, IFRS S1 एंड IFRS S2। ठीक है, तो IFRS S1 और IFRS S2 आईएसएसबी ने फिर बनाए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। देखिए थी IFRS S1 जो है ना,
वो थोड़ा सा जनरल है, पहला स्टैंडर्ड है ना सस्टेनेबिलिटी पे, तो उसकी कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो काफ़ी जनरल सा स्टैंडर्ड्स है जो हमें डिस्क्लोजर्स के हवाले से कहता है कि आपने चीज़ों को डिस्क्लोज करना है, लेकिन वो काफ़ी उसकी जनरल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों के बारे में डिस्क्लोज देने हैं? फॉर जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। आपने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देने हैं, उसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपको IFRS 1 बताता है। ठीक है। अच्छा, अब ये कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं इसमें? कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग जो भी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इसमें आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं? क्लाइमेट चेंजेस, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं? और फैशन या ट्रेंड्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर प्रेफरेंसेस, ठीक है। और मज़ीद इसमें देखा जाए तो हमारे पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनानी पड़ रही, ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, CO2 इमिशन है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जितनी भी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हैं, उन सब पे एक जनरल रिक्वायरमेंट उनके डिस्क्लोजर्स के हवाले से IFRS S1 ने बताई। ठीक है। लेकिन IFRS 2 जो है ना, IFRS S2 वो स्पेसिफिकली वो स्पेसिफिकली IFRS S2 स्पेसिफिकली क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज को डील करेगा, बस क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की बात करेगा। ठीक है। IFRS S1 में तमाम डिस्क्लोजर्स हैं, जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन IFRS S2 में स्पेसिफिकली क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर, यानी IFRS S2 जो जिन जिन डिस्क्लोजर्स की बात करता है, जिन डिस्क्लोजर्स के बारे में आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आपने देने हैं, वो स्पेसिफिकली क्या है? क्लाइमेट से रिलेटेड होंगे। उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उसमें कोई कस्टमर प्रेफरेंसेस, और इस तरह फ्लड आ गया, सॉरी फ्लड तो क्लाइमेट में आ जाएगा, तो मतलब दूसरे चेंजेस जो हैं वो उसमें नहीं होंगे, जो अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, कस्टमर प्रेफरेंसेस वगैरह हैं, फैशन वगैरह चेंजेस हो रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें IFRS S1 को कवर करेगा, इनके डिस्क्लोजर्स को। IFRS S2 ने सिर्फ हमें जो रिक्वायरमेंट दी है स्पेसिफिकली क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स के बारे में बताया है कि उनको आपने किस तरीके से डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है। सो IFRS S1 जनरल है और IFRS S2 एक स्पेसिफिक है। अब ये जरा IFRS S1 की जनरल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। क्या कहता है? कहता है एंटिटी अप्लाई IFRS S1 when preparing and reporting sustainability related financial disclosures। कहता है जब आप बना रहे होंगे ना, तो आपने IFRS S1 को अप्लाई करना। IFRS S1 रेफर्स टू 4 areas ऑफ कोर कंटेंट। ये आपको बस ध्यान में होने चाहिए कौन से एरियाज हैं। That entity should provide in their sustainability related financial information। कहता है कि 4 कोर एरियाज हैं जो आपको सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने डिस्क्लोज करनी है, उसके अंदर इन 4 कोर एरियाज को आपने रेफर करना है, प्रोवाइड करना है, अपनी इंफॉर्मेशन में यूजर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। वो 4 कोर एरियाज क्या हैं? कहता है कि गवर्नेंस पहला एरिया। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस इज बेसिकली द प्रोसेस यूज टू मॉनिटर, मैनेज द सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कि कोई टेक्नोलॉजिकल अगर चेंजेस आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, या ट्रेंड मार्केट का चेंज हो रहा है, आज से 10 साल पहले कुछ चीज चलती थी, हम देखते हैं आज दोबारा वही चीज दोबारा ट्रेंड में आ गई है, फैशन में आ गई है, ठीक है, तो ये चीजें चेंज हो रही हैं, तो इन रिस्क को और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, इनकी जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है ना, उसको आपने डिस्क्लोज करना। ठीक है। गवर्नेंस क्या है? बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। गवर्नेंस क्या है? आसान रखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। सेकंड जो आपको एरिया है जो कवर करना है, जो कंटेंट आपको डिस्क्लोजर्स में डिस्क्लोज करना है, वो है स्ट्रेटजी। कि आपने आइडेंटिफाई कर लिए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, कि हमारे पास क्या क्या रिस्क हैं रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं
अब आपने आपकी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, आप किस तरह मैनेज करेंगे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को, ये भी आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, हाउ हाउ टू मिटिगेट दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, आपकी अप्रोच क्या होगी इसके टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, वो आपको डिस्क्लोज करनी है। थर्ड पे आपके पास है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी एक होती है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ओवरऑल अप्रोच क्या होगी, और रिस्क मैनेजमेंट में फिर एक पूरा प्रोसेस होगा, डिटेल्ड प्रोसेस होगा। ठीक है, द प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई, असेस एंड मॉनिटर द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। आप पूरा का एक पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और इन इन रिस्क को हम मिटिगेट करेंगे, और हम इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे। ठीक है, और लास्ट पे आपको अपने मैट्रिक्स और टारगेट्स, अपने टारगेट्स बता रहे हैं कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, राइट। हम इन रिस्क को मिटिगेट करते हुए और इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए हम ये टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं। द एंटिटीज परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स एंड टारगेट सेट, कोई ना कोई कंपनी टारगेट पर सेट करेगी, सही है, और उसके रिलेटेड फिर कंपनी बताएगी कि हमने ये रिस्क आइडेंटिफाई किए, गवर्नेंस, हमारी ओवरऑल अप्रोच ये होगी इसके अगेंस्ट। ठीक है, हम इसको जो है हमारा इसके ऊपर कितना जो है वो टाइम लग रहा है, रिसोर्सेज लग रहे हैं, और हम उसको कितना इंपॉर्टेंट जानते हैं। ठीक है, और फिर उसका एक पूरा प्रोसेस होगा कि इस रिस्क को मैनेज किस तरह किया जाएगा, और फिर हम अपने टारगेट्स भी शेयर करेंगे कि हम ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम फिर किस तरीके से लेके चल रहे हैं चीज़ों को, हमारी प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, ये चीज़ें अगर नहीं पता होंगी यूज़र को, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अधूरी है। जब एक यूजर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा कि सिर्फ यार नंबर्स नहीं लिखे हुए, साथ कंपनी अपने बता रही है कि भाई देखें, इस वक्त दुनिया में वॉर्स चल रही हैं, और इन वॉर्स की वजह से हमारे बिजनेस को ये रिस्क लाक हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज भी हमारे सामने खड़ी हुई हैं, राइट। गवर्नेंस, ठीक है, हमारी अप्रोच ये है कि हम इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे, और हम इन रिस्क को मिटिगेट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम उसको रिस्क मैनेजमेंट में बताएंगे कि हम ऐसे 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 करेंगे, और हमारा टारगेट ये है कि हम इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए और इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए हम ये अचीव करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको आसान इसकी मैं मिसाल देता हूँ। कोविड आया। ठीक है, कोविड आया। कोविड क्या था, एक मसला बन गया भाई, अनसर्टेनिटी। कोविड से पहले जो एजुकेशन सेक्टर था, क्या वो इस कदर ऑनलाइन था, क्या इसका इतना तसव्वुर था? नो। कोविड में एक बहुत ड्रामेटिकली जो है ना ये शिफ्ट आया है, चेंज आया है, कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो। अब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर इस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करती, इस रिस्क को अपॉर्चुनिटी ही नहीं समझती, और इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए इसके अगेंस्ट कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाती, इसको मैनेज कैसे करना है, इसके ऊपर अपना पूरा एक प्रोसेस कि भाई हम अपना एलएमएस लॉन्च करेंगे, हम उसके ऊपर अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, हम यूट्यूब लाइव के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, इसका ट्रेंड चल पड़ा है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कर रही, तो भाई पीछे रह जाएगी। तो इन्वेस्टर जब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीजें मिसिंग देखेगा, तो वो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये तमाम के तमाम स्टेप्स, GSRM, इसको याद रख लें, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम के तमाम स्टेप्स को वो आइडेंटिफाई किया पहले, तो भाई ये हमारे सामने रिस्क खड़ा हुआ है, ठीक है, और हम इस हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी, हमारी अप्रोच ये होगी इसको देखने के लिए, इसको हैंडल करने की, और हम इस तरीके से काम करेंगे, और ये हमारा टारगेट है कि भाई आने वाले वक्तों के अंदर हमने मार्केट में कैप्चर करना है मार्केट को। ये तो अपॉर्चुनिटी बन गई, पहले तो हम सिर्फ फिजिकल स्टूडेंट्स अपने शहर के पकड़ सकते थे, अब तो हम पूरी दुनिया में पढ़ा सकते हैं, भाई अपॉर्चुनिटी है। तो कोई टारगेट सेट करो अपना, ठीक है, और उसके टुवर्ड्स हमारा क्या प्रोग्रेस है वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो फिर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक यूजर के लिए बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो क्या होगा भाई ये सब कुछ करने से, व्हाट विल हैपन, ये सब कुछ डिस्क्लोज करने से क्या होगा?
तो कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना आपकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी मोर क्या, रेलिवेंट, फेथफुल, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, एंड व्हाट, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ये जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं ना, रेशियोज वगैरह होती हैं, ये तमाम की तमाम ये शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं। आज इस साल है, अगले साल नहीं होगा। लेकिन जब इस तरीके से आप बाकी चीजों के ऊपर भी कंपनीज लेके चल रही होती है ना अपने आप को, कि हम ताकि लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकें, सस्टेन कर सकें, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट होता है यूजर के ऊपर भी, इन्वेस्टर के ऊपर भी। वो भी एक लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा होता है कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना है, राइट। ताकि फ्यूचर में उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ्यूचर में वो वहां से उसको अच्छे डिविडेंड्स आएंगे, तो उसकी वर्थ बढ़ेगी उसकी इन्वेस्टमेंट की। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहेगा, ज़ाहिर है। ठीक है। तो ये IFRS S1 है, और उसने जनरल रिक्वायरमेंट्स दी हैं आपको, कि भाई ये चार चीज़ें आपने, चार कोर एरियाज हैं जो आपने अपने शामिल करने हैं डिस्क्लोजर्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये IFRS S1 और S2 के जो डिस्क्लोजर्स हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी हैं, कि कंपनीज चाहें तो कर सकती हैं। वैसे SECP जो पाकिस्तान की रिपोर्ट में अब सस्टेनेबिलिटी का ऑडिट होना मैंडेटरी हो गया। सो वैसे मैंने ऑल जो वर्ल्ड की बात करूं या UK की बात करूं, तो वहां पर अभी इसको मैंडेटरी नहीं कहा गया। ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर ये अब इसका जो ऑडिट है ना, ये ज़ाहिर है, क्योंकि ऑडिट क्या होता है कि ऑडिटर जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है कि क्या वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी है। तो अब उन स्टैंडर्ड्स के अंदर ये स्टैंडर्ड्स भी चेक किए जाएंगे कि क्या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन स्टैंडर्ड्स के IFRS S1 S2 के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, राइट। तो इसका ऑडिट जो मैंडेटरी हो गया। सो ये एक फ्यूचर में आपके लिए, ये आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि एक नई फील्ड का दरवाजा खुला है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ठीक है। और इसकी अश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले ज़ाहिर है जिन्होंने पहले कभी किए हुए हैं उनको तो नहीं पता होंगी चीज़ें। जो अब नए लोग ACCA करेंगे, वो इसके अंदर इसमें नए स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, और इस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, और इस मार्केट में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम IFRS S2 की बात करते हैं, IFRS S2 की बात करते हैं, तो हमने कहा कि IFRS S2 जो है ना, वो स्पेसिफिकली बात करता है क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की। जैसे मैंने एजुकेशन में तो आपको ऐसी मिसाल दे दी ना कोविड की, इस तरह नहीं, क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स की बात करता है। लाइक फ्लड हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस हैं। वो क्लाइमेट चेंजेस का टॉपिक भी तकरीबन इसमें कवर हो जाता है, हम उसमें देखेंगे कि क्लाइमेट के चेंज होने से, या ये क्लाइमेट पे जो इम्पेक्ट्स हमारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पड़ रहे हैं, या उससे जो हम पे इम्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, इससे क्या क्या जो है ना वो मसले पैदा हो रहे होते हैं। तो क्लाइमेट के ऊपर वो अक्सर पहले में ना एग्जाम में अलग से क्वेश्चन देता था, अब उसको IFRS 2 के साथ भी लिंक कर सकता है, IFRS S2 के साथ लिंक कर सकता है। ठीक है। So climate related disclosures, climate related risk and opportunities, ठीक है, for user of financial statements। ठीक है, आपने डिस्क्लोजर्स देने हैं उनके लिए। ठीक है। अभी जो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है ना, इसको IFRS S2 ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कहता है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क दो तरह के होते हैं। एक आपके फिजिकल रिस्क होते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल रिस्क होते हैं। ठीक है। फिजिकल रिस्क कौन से होते हैं? मिसाल के तौर, जो आपको फिजिकली डैमेज करते हैं, मिसाल के तौर पे फ्लड हो गया, मिसाल के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ठीक है। तो कहते हैं क्लाइमेट रिलेटेड जो फिजिकल रिस्क होते हैं ना, वो आपको फिजिकली डैमेज कर रहे होते हैं, फ्लड वगैरह हो गए। तो अब फ्लड की वजह से क्या हुआ कि आपका इन्वेंट्री लॉस हो गया। ठीक है, इन्वेंट्री लॉस हो गया तो उसकी वजह से काफ़ी कंपनी का नुकसान होगा, ज़ाहिर है उसकी सेल्स भी ड्रॉप होंगी, और वैसे भी लॉस होगा। अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो चलो प्रोसीड्स वगैरह आ जाएंगी। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है, उसको पता है कि हर साल फ्लड आते हैं और उसकी वजह से हमारा इन्वेंट्री लॉस होता है, तो उसको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी और उसके इंश्योरेंस के प्रीमियम देने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, उसकी वजह से उसको
इंश्योरेंस करवानी पड़ रही है, इंश्योरेंस के प्रीमियम पे करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है। ठीक है, कंपनी के लॉसेस हो रहे हैं। तो क्लाइमेट की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, इन चीज़ों को डिस्क्लोज करना। ठीक है, या पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को डिस्क्लोज करना। ठीक है, दूसरे रिस्क कौन से होते हैं? दूसरे रिस्क में कहता है कि आपके ट्रांजिशनल रिस्क होते हैं। ट्रांजिशनल रिस्क होते हैं। इसको क्या हो गया भाई? ट्रांजिशनल रिस्क होते हैं। ट्रांजिशनल रिस्क कौन से होते हैं? कि देखो, जब क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से लॉज एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते हैं। ठीक है, नई नई पॉलिसीज बनती हैं, गवर्नमेंट नई पॉलिसीज बनाती है। मिसाल के तौर पे CO2 एमिशन के बारे में कोई नई पॉलिसी आ गई, कार्बन एमिशन, कि भाई आपकी जो फैक्ट्री है वो इससे ज़्यादा वेस्टेजेस नहीं, को कुछ पानी में को पोल्यूट कर रही होती हैं, कुछ एयर को पोल्यूट कर रही होती हैं, कुछ स्मोक छोड़ रही होती हैं। ठीक है, तो इन सब के हवाले से कोई गवर्नमेंट के न्यू लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, अब आपको उनके साथ कंप्लाई करना है। उनके साथ कंप्लाई करने की आपको कॉस्ट पड़ती है। तमाम की तमाम चीज़ें क्यों हैं? क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। और इनके इम्पैक्ट्स पर किस पे हो रहे हैं? हमने तीनों चीज़ों के इम्पैक्ट्स देखे हैं: फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल मैयर, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लोस। सही है। आपको आपको ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, यूज़र फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। उसके लिए न्यू मशीनरीज, नई किस्म की मशीनरीज लानी पड़ती हैं जो वेस्टेजेस और स्मोक्स कम जो है वो छोड़ती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर भी कॉस्ट लगती है। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो टेक्नोलॉजी, सॉरी ये तो उसमें चला जाएगा ना, जनरल रिक्वायरमेंट में, S1 में चला जाएगा। ठीक है, सो न्यू मशीनरी आपको उसके लिए लानी पड़ रही है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, होता क्या है, अपॉर्चुनिटीज भी तो है ना भाई। आपकी एक मार्केट में रेपुटेशन बनती है। अगर आप ये नहीं कर रहे, आपकी रेपुटेशन डैमेज भी होगी कि भाई फलां कंपनी है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं बनाती। ठीक है, और वो एनवायरमेंट को ऐसे ऐसे डैमेज कर रही है, और पेनल्टीज वगैरह लगा आप पे एक्सपोज इम्पोज हो रही होती है। तो ये तमाम के तमाम रिस्क जो क्लाइमेट रिलेटेड होते हैं, इन सब चीज़ों को भी डिस्क्लोज करना है, IFRS 2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर यही आपको IFRS 2 से हट के वो वैसे क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर, क्लाइमेट के हवाले से क्वेश्चन दे दे, नेचुरल डिजास्टर पे दे दे, क्लाइमेट पे दे दे, तो आप उसको ये सारे इम्पैक्ट्स बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किस तरह पढ़ रहे होंगे, कि भाई क्लाइमेट के चेंज आने से वो सिनेरियो देगा, उसमें बताएगा कि किस तरीके से कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और आप उसको बताएंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं कैश फ्लोज पे या फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस करवानी पड़ सकती हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, अगर आप उसके साथ कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपको फिर ड्यूटीज़ हैं, जो पेनल्टीज़ हैं, इम्पोज हो जाएंगी। ठीक है, रेपुटेशन डैमेज होगी, कस्टमर लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस होगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जेनेरिक हैं, जो डिफरेंट सिनेरियोज में आपको दे सकता है। ये बेसिकली करंट इश्यूज होते हैं, इसलिए तो इनका नाम करंट इश्यूज है, कि जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में 8-10 नंबर का, 7 नंबर का, 5 नंबर का, 12 नंबर का वो दे देता होता है। तो अभी ये लेटेस्ट हमारे पास IFRS 1 S2 आ गए थे, तो उसके ऊपर चांसेस है कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन दे देगा। लेकिन कोई एक एज सच कोई वो चीज़ नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ें पॉइंट बेसिक्स याद रखनी है, और आपको जनरली ही वहाँ पर सिनेरियो को देखते हुए आंसर ड्राफ्ट करना होता है। ठीक है जी। सो इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपकी रेपुटेशन बेहतर होगी अगर आप इसके साथ कंप्लाई करते हैं। ठीक है, और उससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करते तो रेपुटेशन खराब होगी और प्रॉफिट्स गिरेंगे। ठीक है, तो रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटीज भी। अपॉर्चुनिटीज क्या है? रिस्क तो आ गए, अपॉर्चुनिटीज क्या है? कि भाई इन रिस्क को ही अपॉर्चुनिटीज समझो। ये ना करो कि हाँ ये क्या हो गया, आप क्या करेंगे, बल्कि अपने आप को, अपने चेंज को अडॉप्ट करो। ठीक है, बी बोल्ड, चेंज को अडॉप्ट करो। और जिस तरह मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दी
कि अगर कोई नहीं अपने आप को इस तरह चेंज करेगा तो भाई पीछे रह जाएगा, दर सी बात। को अडॉप्ट करो, ठीक है, इसके साथ चलो, ठीक है, इसको फेस करो, इसको मिटिगेट करो, सही है, और इसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना लो। उससे क्या होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करोगे, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करोगे, आज मेरा पेन खराब हो गया लगता है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे भैया आपकी कंपनी के, सही है। कहता है जी, with regards to the identified risk and opportunities, the entity would need to disclose the impacts of its strategy। बात वही कर रहा है आईएफआरएस 2 में भी, क्या करे, जो आइडेंटिफाइड रिस्क हैं, कौन सा पॉइंट है, गवर्नेंस, जी, गवर्नेंस, आइडेंटिफाइड रिस्क, गवर्नेंस, वही वाले 4 पॉइंट, GRSM, वही IFRS 2 भी कह रहा है। कहता है कि आपने आइडेंटिफाई जो किए हैं, द एंटिटी वुड डिस्क्लोज, नीड टू डिस्क्लोज द इम्पैक्ट्स ऑफ ऑन इट्स स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजी वाला दूसरा पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया, जो भी ओवरऑल आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन सब रिस्क और अपॉर्चुनिटीज का, ठीक है, ये आपको डिस्क्लोज करना है। It must also outline the effect of risk and opportunities on its financial position, financial performance, and cash flows in current and reporting period, as well as anticipated effect in short term, medium term, and long term। ये भी आपको साथ disclose करने हैं। To help user assess the adaptability of the entity, information must also provide the resilience of the entity strategy and the business model। वही बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से इसको करेंगे, यूजर को आपने बताना है कि भाई हम इन चीज़ों को किस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, और आपने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि भाई हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, हमारा बिजनेस मॉडल क्या होगा रिलेटेड टू दीज क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस, ठीक है, हम किस तरीके से रिस्क को मैनेज करेंगे। दिस इंक्लूड्स द प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट रिलेटेड सिनेरियो एनालिसिस एंड द एंटिटी हैज दैट द एंटिटी हैज कैरिड आउट, यानी कि जो आपके टारगेट्स हैं और उसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस क्या है, ये वो वाला पॉइंट आ गया। तो बेसिकली इसके अंदर भी वही बातें सारी छुपी हुई हैं कि गवर्नेंस को रिपोर्ट करना है, स्ट्रेटजी को, रिस्क मैनेजमेंट को, और टारगेट्स को करना आपने यहाँ पे भी है। उसकी एक एग्जांपल दिया है कि डिस्क्लोजर किस तरह से देना है। कहता है GHG इमिशन, यानी CO2 इमिशन आप कह लें, तो ये गैस इमिशन होती है, GHG इमिशन। तो कहता है उसके बारे में आपने इस तरह से डिस्क्लोज करना है कि जी हमारी कंपनी का जो है ना, 2005 में ये था, फिर 2006 में इस तरह से हो गई एमिशन। तो आप इस तरह से डिस्क्लोजर की उसने एक एग्जांपल दे के आपको दिखाया कि आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। दिस डिस्क्लोजर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प यूजर फॉर द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन असेस द एंटिटीज एक्सपोजर टू क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। Entities with higher GHG, higher CO2 emission are potentially more exposed to climate related ट्रांजिशन रिस्क। ट्रांजिशन क्यों कह रहा है, कि भाई पेनल्टीज पड़ेंगी ना, अगर ज्यादा आप पोल्यूशन फैला रहे हैं तो गवर्नमेंट आप पे पेनल्टीज लगा देगी, आपको बैन करेगी या आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी, ठीक है, बिकॉज दे विल बी मोर heavily impacted by legal, technological, market and reputational risk। रेपुटेशन भी खराब होगी, ठीक है, मार्केट भी खराब होगी। In particular, shifting consumers demand could lead to reputational damage for the entities that do not make sufficient progress in reducing the GHG emission। ठीक है, तो ये इससे रेपुटेशनल डैमेज भी होता है अगर आप इस चीज़ों को गौर नहीं करते तो। सो ये आपका था IFRS S1 एंड S2। इसके अलावा क्या पूछ सकता है आपसे, मे बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ ले रिगार्डिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, ये IFRS S1 S2 के क्या एडवांटेजेस हैं इन स्टैंडर्ड्स के, और क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या होगा, बेटर डिसीजन मेकिंग होगी फॉर यूजर, कि यूजर बेहतर डिसीजन लेगा, बाय यूजर सॉरी, बेटर डिसीजन लेगा कि भाई मैंने कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी आएगी चीज़ों के अंदर, और क्या होगा कि भाई शिफ्ट टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, कॉस्ट बहुत लगेगी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, इस सब चीज़ों को रिपोर्ट करना, उसके लिए इनका एनालिसिस करना, आइडेंटिफिकेशन और ये तमाम चीज़ें,
सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाना, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट और लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी। आप एक कंपनी है वो, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है ना ये, पहले वाला पॉइंट ऐड करते हैं, नॉट मैंडेटरी। अब मैंडेटरी नहीं है तो किसी कंपनी ने की है रिपोर्ट, किसी ने नहीं की, तो लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी आएगी, आप कंपेयर नहीं कर सकेंगे यूजर जो है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं जो आप अगर 5-6 नंबर का सवाल पूछे तो उसको डिटेल में जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो ये है जी IFRS S1 S2, जिसमें हमारे पास कुछ जनरल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज हैं जो IFRS 1 S1 कवर करता है, और अगर स्पेसिफिकली क्लाइमेट रिलेटेड हो तो हम उसको उसके डिस्क्लोजर्स जो है वो S2 में दे रहे होते हैं। और उसने बताया कि क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, मेन 4 चीज़ें, गवर्नेंस, स्ट्रेटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन इज टारगेट्स, ठीक है। अगर अलग से भी आपको नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन देता है तो ज़रा सिनेरियो टू सिनेरियो वो चेंज हो रहा होता है, तो आपने इम्पैक्ट्स वगैरह देखने होते हैं और उसको बताना होता है। रिक्वायरमेंट के हवाले से भी हो सकता है, अगर वो आपको स्पेसिफिकली यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है तो आपको उसको यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर IFRS S2 को साथ लिंक करके पूछता है तो आप उसको डिस्क्लोजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि भाई हमें इस चीज़ों को डिस्क्लोज करना है, ये भाई ये जो सिनेरियो के अंदर ये वाला रिस्क आ रहा है या ये वाली अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसके हवाले से हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्रोसेसेस हैं और हमारे क्या टारगेट्स हैं, राइट। तो ये आपके पास थे सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स।